हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंस एडुकेयर। एंड आज हम लोग करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी। सो दिस इज अभिषेक जयस्वरम फ्रॉम एक्सेलेंस प्राइवेट ट्यूटर्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क एंड एनर्जी। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी कैसे पता चलता है, किसके पास एनर्जी है, कैसे दिखता है वो? सो लेट्स सी विद दिस एग्जांपल। अगर आपके सामने दो पर्सन है, एक बहुत ही लेजी है एंड ही इज स्लीपिंग, एंड देयर इज वन पर्सन हु इज डूइंग अ रनिंग और हु इज जॉगिंग। सो आप बोलते हो कि जॉगिंग करता हुआ पर्सन हैज इट्स मोर एनर्जी, ही इज मोर एनर्जेटिक, यस और नो? सो दैट इन द सेम कॉन्टेक्स्ट विल से कि जो लेजी पर्सन है ही इज लेस एनर्जेटिक। तो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग लेते हैं एग्जांपल। हम लोग बोलते हैं बकेट्स में बहुत सारे बॉल्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, स्टेशनरी हैं। So these balls are nothing but stationary. Same example as compared to the lazy person. उसमें से मैंने एक बॉल को निकाल के फेंक दिया, सो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, सम वेलोसिटी, इट विल बी मूविंग। तो मूव करता हुआ बॉडी के पास क्या रहेगा? इट विल हैव सम एनर्जी, कि उसको एनर्जी मिल गई है, एंड दैट एनर्जी इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। उसको हम लोग बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। और इन टर्म्स ऑफ वेक्टर हमें करना है तो हो जाएगा हाफ एम वी डॉट। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन। आगे देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही थी, तो आपको एनर्जी बढ़ानी है, तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें आपकी वेलोसिटी चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल, सो कहना इससे आप ऑलरेडी मूव कर रहे थे और आपकी वेलोसिटी को अगर मैं चेंज करूंगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। यस यस। सो मैं लिखता हूं कि लेट्स चेंज द काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो व्हाट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम? सो क्या हो जाएगा, लिखते हैं फॉर्मूला। इट विल बी डी ऑफ डी टी इंटू वॉट, हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर। यस और नो? अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इफ यू गाइस नो हाउ टू बेसिक डिफ्रेंशिएशन अगर आपने देखा रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको टू एंड टू विल गेट कैंसल्ड। इट विल बी एम वी डी वी बाई डी टी। यस और नो? डी वी बाई डी टी एक बार डिफ्रेंशिएट खुद से करके देखो, विल गेट दिस आंसर। सो डी वी बाई डी टी क्या होता है बेसिक? कैन यू टेल मी व्हाट इज डी वी बाई डी टी? इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। So can I say m into dv by dt will be a force? So ये हो जाएगा f into v, yes or no? So मुझे change in kinetic energy with respect to time I got f into v। और मैं v को क्या लिख सकता हूँ? Rate of change of displacement, उसको लिख देता हूँ rate of change of displacement। तो यहाँ से dt and dt will get cancelled। तो मुझे फाइनली क्या आएगा? द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट एफ डॉट डी आर। इज इट क्लियर? सो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी चेंज करना है तो यू विल हैव टू अप्लाई फोर्स टू डिस्प्लेस इट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स, वेक्टर के साइन में ये हो जाएगा एफ डॉट डी आर। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी आपको चेंज करना है तो यू विल हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू डिस्प्लेस इट। उसको डिस्प्लेस करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो देन एंड ओनली इट्स काइनेटिक एनर्जी विल गेट चेंज्ड। सो मूविंग फर्दर, ये एफ इंटू डी आर कहीं देखा देखा सा लग रहा है। लेट्स सी व्हाट इज दिस क्वांटिटी। सो व्हाट इज वर्क? बेसिकली वर्क क्या होता है? वर्क इज नथिंग बट वर्क डन is defined as force into displacement. Yes or no? Work is also defined as force into displacement। और या अगर वेक्टर साइन की बात करेंगे तो इट इज नथिंग बट एफ डॉट डी आर। तो हमने जो लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट एफ डॉट डी आर। सो एफ डॉट डी आर इज नथिंग बट वर्क डन। सो वर्क डन को भी हम लोग इसी तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो आगे देखते हैं। वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे बताओ, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट कैसे निकलता है? डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? इट विल बी एफ इंटू डी आर इंटू वॉट, कॉस थीटा। यस और नो? इस तरह से हम लोग वर्क डन का सॉल्व करते हैं।
So what does this say is that the angle between cos theta is nothing but angle cos of theta is nothing but cos of angle between F एंड डी। डिस्प्लेसमेंट और आपका जो फोर्स है उसके बीच में जो एंगल रहेगा उसका हम लोग कॉस लेंगे। दिस इज हाउ वी सॉल्व इनटू वेक्टर। फर्दर मूविंग फर्दर इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं वर्क डन की। सो वर्क डन इज नथिंग बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, कोई बता सकता है व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी? यहाँ पे तो दिख रहा है कि दैट इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। हम लोगों ने वेक्टर्स में ऑलरेडी पढ़ा है कि दो वेक्टर अगर स्केलर प्रोडक्ट होते हैं तो द रिजल्टेंट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। बट व्हाई डू वी से वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी? सिंस बिकॉज वर्क डन इज एन एफर्ट। आप वर्क डन क्या होता है, एक एफर्ट होता है। तो आप कभी ऐसा नहीं पूछते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन योर एफर्ट। फॉर एग्जांपल व्हेन यू पुल अ ब्लॉक, एक ब्लॉक को आपने उठाया है तो आप ऐसा नहीं पूछते कि व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ योर एफर्ट, बस आपने बोला कि यू पुट अ एफर्ट टू डू दिस, यस और नो। सो डोंट से द effort का direction, that is why it is a scalar quantity. It can be minus or plus but it doesn't have a direction. So I hope vector का quantity. So let's see where how and where we can apply the forces. For example जो हम लोग ने last में पढ़ा था in this scenario we can apply this formula only in a case where F is constant. ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं वेयर एफ इज फोर्स इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली तभी लगा सकते हैं जब फोर्स इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मान लीजिए ऐसा सिनेरियो आ गया जहाँ पे फोर्स इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज अ वेरिएबल, तब क्या करेंगे, तब कैसा फोर्स फॉर्मूला आएगा वर्क डन का। सो इसके लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन कांस्टेंट नहीं है, सॉरी फोर्स जो है हमारा वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू वट एवर यू कैन से द डिस्प्लेसमेंट के साथ वो चेंज होता जा रहा है। सो हमारा एक ग्राफ आ गया कि दिस वाज द ग्राफ, ये फोर्स था हमारा और ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे क्या पूछा गया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट था वो मूव कर x1 से मूव किया और जाके वो x2 तक चला गया, ठीक है। सो आपको पूछा गया कि x1 से मूव करके x2 तक जाने में व्हाट वाज द वर्क डन। सो इसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वी यूज द कैलकुलस अप्रोच। कैलकुलस अप्रोच में क्या करते हैं हम लोग, वी टेक अ स्मॉल स्ट्रिप, एक स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं ऑफ व्हाट लेंथ, यू ऑलरेडी नो dx लेंथ का, dx लेंथ का हम लोग एक स्ट्रिप लेते हैं एंड दिस dx इज इन्फिनिटेसिमल स्मॉल, वेरी स्मॉल, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल। इसका मतलब इतना छोटा क्वांटिटी है कि इंस्टेंटेनियस वर्ड सुना रहेगा, उसमें भी जो टाइम होता है इट वाज वेरी स्मॉल। सो उसका कंसिडर में कंपेयर टू सेम सिनेरियो dx इज आल्सो सो स्मॉल कि हम लोग बोलते हैं कि इसके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगे, कैन आई से ये इतना छोटा है, इतना पतला सा स्ट्रिप है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है फॉर फोर्स इट विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम, दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। वो जस्ट उतना ये जूम आउट करके दिख रहा है, पर अगर आप बहुत ही ज़्यादा पतला स्ट्रिप बनाओगे तो ये वोंट फील लाइक कि दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है। तो उसको हम लोग ने बोल दिया स्मॉल एफ। इज इट फाइन? सो लेट्स सी, अगर मुझे किसी पार्टिकल को यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से, इसको जूम कर देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट से मुझे ए से बी तक मूव करना था, इसको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। ए से ये लेंथ को हम लोग ने dx बोला और इसको मैंने a बोल दिया, इसको मैंने b बोल दिया। तो मुझे a से b तक जाने के लिए देयर हैज टू बी सम स्मॉल वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन को मैं क्या बोलूंगा, dw। एंड कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वर्क डन इफ द फोर्स इज ऑलमोस्ट सेम फॉर द बोथ। तो फोर्स को कांस्टेंट अज्यूम कर लिया, सो दैट विल बी नथिंग बट स्मॉल f इनटू व्हाट dx। एंड वी आर अज्यूमिंग कि दोनों के बीच में एंगल जो है वो सेम है। सो cos थीटा विल बी cos 1, cos 0 के वैल्यू cos 1 आ जाएगी। ओके, अगर नहीं होगा तो इन दैट सिनेरियो यू कैन सी व्हाटएवर इज द केस, बट इस केस में हम लोग ले लेते हैं ऐसा। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए,
टोटल वर्क डन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, तो टोटल वर्क डन will be nothing but integration of this small f dx from where to where, from x1 to x2, and this is how we get work with for a variable force. हमें इंटीग्रेशन कैलकुलस अप्रोच यूज करना पड़ता है. तो दिस वाज हाउ डू वी फाइंड वर्क डन फॉर force which is variable. I hope this is clear. So moving on to the next, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हाउ डू वी अप्लाई वर्क का फॉर्मूला. तो कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ. फर्स्ट एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, एक ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है. इस ब्लॉक को मैंने F फोर्स लगाया था, ठीक है, एंड इट डिस्प्लेस्ड ds इन दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में इसने ds डिस्प्लेसमेंट किया. So the work done by the force F will be nothing but force into ds, and दोनों के बीच में एंगल कितना है, it's nothing but 0, so it will be cos 0. So ये हो जाएगा F ds. Is it clear? एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. सपोज ये एक ब्लॉक, यही ब्लॉक है, बट नाउ द फोर्स इज F at an angle theta with the horizontal. इस केस में हमें क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई द फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. हम कोई भी फोर्स नहीं ले सकते. जैसे कि इसकी दो कंपोनेंट्स आ जाएगी, एक हो जाएगा F sin थीटा और एक हो जाएगा F cos थीटा. इज इट क्लियर? सो F sin थीटा तो क्या कर रहा है, उसको वर्टिकली बैलेंस कर रहा है. कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल आपका लग रहा है N और mg, ये मूवमेंट वर्टिकली कुछ मोशन नहीं हो रहा है. सो कैन आई से n प्लस F sin थीटा इज रेस्पॉन्सिबल टू बैलेंस mg, यस और नो? यस. और यहां से मैं दूसरी तरफ बोलूंगा कि F cos थीटा वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन. सो यहां से मुझे क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय F विल बी नथिंग बट F cos थीटा इनटू इट्स डिस्प्लेसमेंट. इस केस यहाँ पे अगर ds का डिस्प्लेसमेंट है तो F cos थीटा इनटू ds. सो फाइनली वर्क डन बाय फोर्स, this force will be F ds into cos theta. I hope आपको फोर्स का वर्क डन में फोर्सेस कैसे कंसीडर करने हैं वो आपको क्लियर हो गया रहेगा. सो फोर्स इज अप्लाई, वर्क डन में जो फोर्स होता है वी कंसीडर ओनली फोर्स व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, एंड अदर एनीवन एल्स वोंट बी कंसीडर. सो उसकी डायरेक्शन में ही लेना है आपको. और एल्स आपको कैसे करना है, इसके एक और एग्जांपल, एक और केस ले सकते थे, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, विच वाज F डॉट A. आप डायरेक्टली वेक्टर प्रोडक्ट ले सकते थे. तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या हो जाता था, F डॉट ds करते थे हम लोग. सो इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, ऑलरेडी थीटा पता था मुझे. सो इट वुड हैव कम लाइक F इंटू ds इंटू cos थीटा, विच इज नथिंग बट अ स्केलर प्रोडक्ट. आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग. ठीक है. सो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया हाउ डू बी अप्लाई वर्क का फॉर्मूला. मूविंग फर्दर विल सी एक और केस यहाँ पे ले लेते हैं. सपोज आपने सर्कल में आप मूव कर रहे हो, इस ब्लॉक को सर्कल में मूव करा है और यहाँ पे मूव करा के वापस इस पॉइंट पे आ गए. एक सर्कल आपने मूव कर लिया. So if you come at the same point, displacement, what was the displacement? This 0. In this scenario, work done will be also 0. Yes or no? So अगर आपका displacement 0 हो गया तो work done आपका 0 हो जाएगा. I hope this is clear. So moving further, work done by constant and variable forces. वापस इसके एक दो एग्जांपल जो रियल फोर्सेस है उसके बारे में देख लेते हैं, कौन से फोर्सेस अप्लाई होंगे. सो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कांस्टेंट फोर्स. ठीक है. कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे हम लोग mg को कंसीडर कर लेते हैं. कैसे कांस्टेंट है, आई विल एक्सप्लेन यू. फॉर एग्जांपल HC वर्मा में एक डायग्राम दिया गया है. कि इस एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसा फेंका और ये यहाँ पे लैंड कर गया एंड पॉइंट पे. ठीक है. तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि वर्टिकली ये हाइट अगर मैंने h मान लिया और इसको थीटा मान लिया वॉटेवर,
और ये जो भी है ए बी वो आपको जैसा लेना है, ए बी सी आप ले लो पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर मैं वर्टिकली देखूँ तो एम जी हमेशा देखो डाउनवर्ड लगता है, यहाँ पे भी एम जी, यहाँ पे भी कंप्लीट एम जी, यहाँ पे भी कंप्लीट एम जी। सो एम जी इज ऑलवेज सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। इस केस में कैन आई से एम जी वॉज अ कॉन्स्टेंट फोर्स। तो अगर मैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एम जी वॉज वर्टिकल, तो वर्टिकल के केस में मैंने डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लिया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी मुझे मिल जाएगा। यस, सो लेट्स सी व्हाट वाज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी वाज ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या इनटू कॉस थीटा कर लेते हैं, चलो। सो दिस विल बी नथिंग बट वर्क डन बाय ग्रेविटी वाज mg इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप बता सकते हो वर्टिकली कितना था, इट वाज h। सो ये हो जाएगा mg h, दोनों के बीच में एंगल कितना था, 0, सो इट विल बी cos 0। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ गया मुझे, mg h। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया रहेगा कांस्टेंट फोर्सेस के लिए कैसे वर्क डन आएगा। सो नेक्स्ट हम ले लेते हैं वेरिएबल फोर्सेस स्प्रिंग के लिए। स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, इसमें कैसे होता है देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सिचुएशन कंसिडर किया कि आपका एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड था विच वॉज एट इट्स मेन पोजिशन, सो x इक्वल टू 0 पोजिशन पे था। तो इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करके आई बॉट इट टू x इज इक्वल टू x1 पोजिशन पे ला दिया मैंने। सो नाउ जैसे आप x1 पोजिशन पे लाते हो, इसके अंदर की तरफ कौन सा फोर्स जनरेट हो जाता है, f ऑफ स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो जाता है। सो f ऑफ स्प्रिंग, दैट स्प्रिंग फोर्स विल बी नथिंग बट माइनस kx। यस और नो, माइनस क्यों लिया, क्योंकि अंदर के डायरेक्शन में था। सो इट वाज माइनस kx, या सिर्फ kx लिखना है तो kx भी लिख सकते हो, स्प्रिंग फोर्स वाज kx and x was the displacement was one nothing but it was x1 minus 0, so this will be k into x1। is it clear? या इसको बाद में देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपका फोर्स जो है वो वेरिएबल है, आपका कांस्टेंट नहीं है। एंड मोमेंट पे द फोर्स वाज दिस, बट अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूँ, इंटरमीडिएट स्टेजेस की बात करूँ, जितना डिस्प्लेसमेंट था उसके अकॉर्डिंग ही फोर्स आपको अप्लाई कर रहा है स्प्रिंग, उससे ज्यादा नहीं अप्लाई कर सकता। सो कैन आई से ये जो फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पे, एक्स पे डिपेंडेंट करता है, एक्स पे डिपेंड करता है। यस और नो, जैसे जैसे इंक्रीज होगा एक्स वैसे वैसे फोर्स इंक्रीज होगा। सो इट इज अ वेरिएबल फोर्स। तो वहां पे वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एफ dx, जो हम लोग ने ऑलरेडी किया था। तो इंटरमीडिएट स्टेज हम क्या लेते हैं कि एक इंटरमीडिएट स्टेज ले लेते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे दोनों पॉइंट्स पे फोर्सेस वाज सेम और आपको डिस्प्लेसमेंट क्या करना था, dx का डिस्प्लेसमेंट एडिशनल करना। आपने क्या किया, एट अ डिस्टेंस ऑफ x ले लिया जहाँ पे फोर्स f था और आपको एडिशनल डिस्प्लेसमेंट करना था dx का। सो विच इज नथिंग बट f इंटू डी एक्स, आपका फोर्स वर्क डन आ जाएगा। सो मुझे इसी को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x1 तक। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, स्मॉल f की वैल्यू हो जाएगी, कैन यू टेल मी, इट विल बी kx इंटू डी एक्स, बट देयर हैज टू बी माइनस साइन। क्यों माइनस साइन, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180, सो दैट इज वाई माइनस साइन। और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x1 तक मूव कर रहा है। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी नथिंग बट, कैन यू टेल मी व्हाट इट विल बी, it will be minus kx1 square by 2. So this is the work done by spring, ठीक है। सो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्सेस के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वर्क, ठीक है। सो मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट, लेट्स सी, देयर इज अ ब्लॉक, इसको मैंने v वेलोसिटी से मूव कराया फ्रॉम a पोजीशन, दिस वाज a पोजीशन टू बी पोजीशन, बी पोजीशन तक मैंने मूव कराया, दैट मीन्स मैंने एल का डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। सो जब मैं इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहा था तो फ्रिक्शन हैज टू बी अ रफ सरफेस, दिस इज अ रफ सरफेस, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो गई, पीछे की तरफ। आई होप दिस इज क्लियर। सो जैसे ही मैंने यहाँ तक बी पॉइंट तक लाया तो मैंने अभी क्या किया, इसको वापस ए पॉइंट तक
लेके आ गया। जो जैसे ही मैंने वापस मूव कराना चाहा विद v वेलोसिटी वापस, तो यहाँ पे कैन आई से द फ्रिक्शन नाउ विल बी दिस, यस और नो? सो लेट्स सी व्हाट इज फ्रिक्शन। तो सॉरी, लेट्स सी व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो कैन आई से यहाँ पे ये नॉर्मल हो जाएगा, ये हो जाएगा mg, सेम विल बी हियर नॉर्मल एंड mg the mass of the block. So from work done from A to B will be nothing but friction into what? Its displacement, that was L. ठीक है, तो फ्रिक्शन कितना था? The friction has to be, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फ्रिक्शन के लिए। फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी mg। एज यू कैन से वर्टिकली कोई मोशन नहीं हो रहा है, सो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू mg। फाइन, बट यहाँ पे जब हम लोग म्यू mg सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटू एल, इट हैज टू बी नेगेटिव। कैन यू टेल मी व्हाई इट इज नेगेटिव? ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि नेगेटिव दोनों के बीच में फ्रिक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट था उनके बीच में एंगल कितना था? इट वाज 180। सो दैट इज व्हाई द वर्क डन वाज माइनस। सिमिलरली कैन आई से वर्क डन बाय बी टू ए के लिए भी देखो फ्रिक्शन इंटू एल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट सेम ही था एंड फ्रिक्शन विल बी अगेन सेम, बट मुझे माइनस ही आएगा इस केस में भी आंसर। कैन यू टेल मी व्हाई? क्योंकि इस केस में भी जो आपकी डिस्प्लेसमेंट थी और फ्रिक्शन था, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग था, दैट वाज 180 डिग्री का डिफरेंस था। सो दैट इज व्हाई ये हमें माइनस साइन है। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू ए? इट विल बी माइनस म्यू mgl minus mu mgl, yes or no? So this has to be minus 2 times of mu mgl। ये राउंड ट्रिप के लिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया। सो वर्क डन बाय डूइंग अ राउंड ट्रिप, ठीक है, ये हमें नेगेटिव आ गया। इज इट क्लियर? सेकेंड एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि देयर इज अ स्प्रिंग कंसीडर करते हैं। एक ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है एंड इसको मैंने टुवर्ड्स द राइट साइड इसको मैंने स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, ठीक है। सो टुवर्ड्स द राइट साइड जब मैंने स्ट्रेच किया, इसको छोड़ दिया, तो वेलोसिटी वापस जब वो अपने मेन पोजीशन से पास कर रहा था, दिस इज अ रफ सरफेस, ये आपका रफ सरफेस है, फ्रिक्शन क्रैक है। तो जब वापस पास कर रहा था तो इट पास्ड विथ v0 वेलोसिटी। फिर आपने तो कुछ मोमेंट बाद देखा रहेगा कि वापस जब वो यहाँ पे आने के बाद लाइक इट डिड अ मोशन टू द लेफ्ट, और लेफ्ट से आने के बाद वापस मेन पोजीशन राइट की तरफ वापस मेन की तरफ जब जाएगा तो उसकी वेलोसिटी उसको हम लोग v1 मान लेते हैं, इसको हम लोग v1 मान लेते हैं। सो आपने देखा, नोटिस किया रहेगा दैट इन दिस सिनारियो v1 इज लेस देन v0, यस और नो? तो ये लॉस ऑफ वेलोसिटी आई कहाँ से? दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये लॉस ऑफ वेलोसिटी क्यों आती है? क्योंकि देयर इज अ फ्रिक्शन विच इज रिड्यूसिंग इट्स वेलोसिटी, और एक टाइम के बाद वो उसे रोक देता है, द वेलोसिटी बिकम्स जीरो। सो दिस इज अ रियल लॉस एंड दिस लॉस इज डन बाय फ्रिक्शन टू रिड्यूस इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो कैन आई से अगर फ्रिक्शन is not present, friction is not present, so can I say the kinetic energy will be retained? Yes, अगर फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट होता तो ऑब्वियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी वापस रिटेन हो जाती थी। there is nothing which will reduce its kinetic energy. So this is the two examples that we wanted to explain, and सिंस फ्रिक्शन की वजह से ये राउंड ट्रिप में आपका वेलोसिटी ये डिक्रीज होते जा रहा है, बट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन तो हम बोल सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी रिटेन होगी। सो कैन आई से राउंड ट्रिप में आपका कोई लॉस नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी का, दैट मीन्स देयर इज नो वर्क डन। अगर काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी रिटेन हो चुकी है, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो दैट मीन्स देयर इज नो वर्क। जो हम लोग ने फर्स्ट कॉन्सेप्ट लर्न किया था, दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्स F into T, F into displacement, that is nothing but work done. Is it clear? So moving on to the next.
So let's see what is the definition for conservative force. So HC वर्मा में कुछ इस तरह से definition दिया गया आपका. It says that if work done by a force during a round trip of a system, during a round trip of a system, of a round trip of a system is always 0, then force is conservative. ठीक है, अगर आपका एक राउंड ट्रिप में जो फोर्स अप्लाई किया गया है उसकी वजह से जो वर्क डन आ रहा है, इट इज नथिंग बट इट इज ऑलवेज 0, सो इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. ये हमारा HC वर्मा में डेफिनेशन दिया गया है. बट आपको भी जो एक और डेफिनेशन आपको पढ़ना रहेगा, इट इज नथिंग बट if the work done by a force depends only on initial and final positions, then it is conservative force. ठीक है, ये आपका टेक्स्ट बुक डेफिनेशन आपको दिया जाएगा. एनसीईआरटी मोस्टली ये हर जगह यही यूज होता है. बट द फर्स्ट वन इज वेरी नाइस डेफिनेशन. इट सेज दैट अगर राउंड ट्रिप में आपका फोर्स अप्लाई जो किया है उसकी वजह से जो वर्क डन आ रहा है, इफ इट इज अ 0 देन इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. फॉर एग्जांपल mg का ग्रेविटी की वजह से वर्क डन कैसा है. तो एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका, ठीक है. सो ऊपर फेंका तो ऊपर जाते 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 हाइट h तक रेज हुआ. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऊपर इसको हाइट h तक रेज करने के लिए वाज नथिंग बट mg. देखो जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो mg नीचे था, तो दोनों के बीच में डायरेक्शन, दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में डायरेक्ट एंगल कितना था, इट वाज 180 डिग्री. सो इट हैज टू बी माइनस mgh. सो जब वापस नीचे आया, मान लो इसके बाद ये कुछ इस तरह से वापस नीचे आ रहा है. तो जब नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और mg की डायरेक्शन नाउ इट इज सेम. सो वर्क डन बाय टोटल इन अ राउंड ट्रिप, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी अगेन mgh. सो ये दोनों को ऐड करूंगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट वी से दैट फोर्सेस विच इज लाइक फोर्सेस लाइक ग्रेविटी, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा क्योंकि उसकी वजह से जो वर्क डन आ रहा है इन अ राउंड ट्रिप इज 0 एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. क्योंकि आप देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट 0, दैट इज व्हाई वी से mg इनटू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. सो कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल आपके हो गए ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कौन से होंगे, स्प्रिंग फोर्स. दिस आर नथिंग बट ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस. सो नॉन कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा, कैन यू टेल मी? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस विल बी नथिंग बट नॉन कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा, राउंड ट्रिप में इट वोंट बी 0. राउंड ट्रिप में उसकी वर्क डन नहीं 0 होगी. फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्रिक्शन में हमने देखा एक राउंड ट्रिप में फ्रिक्शन का वर्क डन, otherwise the definition is otherwise and it depends on position, depends on path. ठीक है, कैसे एक्सप्लेन, फर्स्ट एग्जांपल आपने देखा रहेगा दैट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन राउंड ट्रिप is not 0 and it is negative. ठीक है, आपको एग्जाम्पल, आप फिर से एग्जाम्पल ध्यान से देखना, विल कम टू अंडरस्टैंड दैट फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड इट डिपेंड्स ऑन द पाथ. ठीक है, सो आई होप कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपको क्लियरली समझ में आ गए रहेंगे. गो विद द बोथ द डेफिनेशंस आर इजी एंड फर्स्ट वन इज वेरी गुड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस.
So moving further, let's define what is potential energy. So potential energy देखो, it is nothing but by the definition it says that आपको जो बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना रहता है, इट इज नेवर अ पोटेंशियल एट वन पॉइंट, इट इज ऑलवेज अ चेंज इन पोटेंशियल. So the change in potential energy is defined as minus of work done is equal to minus of F dot dr. ये हमारा डेफिनेशन बोलता है, ठीक है. एंड दिस इज नथिंग बट अ कंजर्वेटिव फोर्स. हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है, इट इज ऑलवेज वी ऑलवेज गेट दिस पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फोर्स ओनली. सो चेंज, ये हमारा डेफिनेशन हो गया, ठीक है. अब इससे इसके हेल्प से हम लोग देख लेते हैं हाउ डू वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी. फॉर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, फॉर स्प्रिंग कैसे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, ठीक है. डिफाइन फॉर let's define gravitational potential energy. How do we get this? So consider a scenario जहाँ पे मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और ये ऊपर जाके h हाइट अचीव कर लिया, ठीक है. सो कैन आई से इसके नीचे यहाँ पे mg मास mg फोर्स लग रहा था, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी नथिंग बट माइनस mgh. yes, since the direction of mg and the h, that is displacement, is different. It is 180 degree between the angle between them, and that is why it is minus. And by definition, can I say work done by gravity will be nothing but minus delta u? Yes, by definition ये conservative force है. So यहाँ से मुझे delta u कितना आ गया, is equal to mgh. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ तो उसकी पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कितना बोलते हैं, mgh. आई होप दिस इज क्लियर. एंड सेम सिनारियो, किसी ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे की तरफ फेंक दिया, ठीक है, नीचे की तरफ फेंक दिया, हाइट h. सो व्हाट विल बी द डेल्टा u? डेल्टा u विल बी माइनस mgh. ये एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको ऐसा क्यों हुआ. सो बेसिकली देखिए, जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गए तो आप जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है उसकी पोटेंशियल एक हाई होती जा रही है टू फॉल डाउन. आपने नोटिस किया किसी ऑब्जेक्ट को आप हाइट पे लेके जाओ, इट हैज अ ग्रेटर पोटेंशियल टू फॉल डाउन. तो उसकी जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करते जा रहे हो, उसकी आप क्या इंक्रीज कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करते जा रहे हो. सो जब आपने बोला कि सरफेस पे लेके आ गए तो उसकी हाइट जीरो होगी, इट डजंट हैव एनी पोटेंशियल टू फॉल. सो नाउ कैन आई से जीरो पोटेंशियल एनर्जी से लेके आपने हाइट एस तक रेज किया. सो कैन आई से जीरो से जब पॉजिटिव लेके जा रहे हो तो चेंज इज पॉजिटिव. इसके लिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिला. बट जैसे ही आपने पॉजिटिव हाई एनर्जी से उसको लो एनर्जी पे लेके आ गए तो the change is negative, and that is why we got negative here. So I hope you are clear with gravitational potential energy. Next में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं spring potential energy, ठीक है. तो spring potential energy के लिए कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं. सेम एग्जांपल जो प्रीवियसली हम लोग ने यूज किया था, एक ऑब्जेक्ट को x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन से उसको मूव करा के we displace this object टू x इक्वल टू x1, ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट हमारा x1 का डिस्प्लेसमेंट हो गया. सो यहाँ से हम लोग ने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाला था, विच वाज नथिंग बट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स वाज नथिंग बट माइनस हाफ k x1 स्क्वायर. ये हम लोग ने पहले देखा ही था. अगर आपको फिर से देखना है तो गो जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड आप चेक कर सकते हो कैसे हमने निकाला था, ठीक है. सो दिस वाज माइनस हाफ k x1 square, and spring force is also conservative force. तो यहाँ से can I say the change in potential energy or potential energy of a spring PE will be nothing but minus of work done by spring force. तो ये कितना हो जाएगा, can you tell me? So potential energy for a spring will be nothing but half k x1 square, where x1 is nothing but its extension from mean position, ठीक है. So I hope you are clear with how do we find gravitational potential energy and spring potential energy. Moving further, let's discuss the main and very important concept of this chapter, which is work energy. Work energy theorem क्या बोलता है, देखिए पहले ही हम लोग ने फर्स्ट कॉन्सेप्ट में ही पढ़ा that change in kinetic energy is nothing but F dot dr, yes or no, and F dot dr is nothing but work done. सो यहीं से हमें पता चला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को
अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको चेंज करना है, दैट मीन्स यू विल हैव टू अप्लाई सम एफर्ट, यू विल हैव टू अप्लाई सम वर्क. सो यहाँ से हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट मिला हमें, which states that work done by all the forces, work done by all forces will result into what? Change in kinetic energy of the object. ठीक है, ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है. तो इसको और सारे फोर्सेस कितने हैं देख लेते हैं. सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय there will be external forces and is equal to its the object का change in kinetic energy. So एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल. सो कंजर्वेटिव हमने ऑलरेडी देखा, ग्रेविटेशन फोर्स और या स्प्रिंग फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस काइंड ऑफ फोर्स विल बी कंजर्वेटिव फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव जहाँ पे अगर फ्रिक्शन आ गया तो वो नॉन कंजर्वेटिव हो गया. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्सेस एक्सटर्नली. फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को रेस करने के लिए मैं एफ फोर्स लगा रहा हूँ, सो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स. मैं जब फोर्स लगा रहा हूँ दिस इज एक्सटर्नल. ठीक है, सो दिस इज एक्सटर्नल. दिस ऑल विल रिजल्ट इनटू व्हाट? इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे देख लेते हैं, किसी बॉल एक ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स एफ लगा रहा हूँ ऊपर लेके जाने के लिए. एक्सटर्नल फोर्स हो गया. यहाँ पे नीचे क्या लगेगा? उसको वर्टिकल मोशन हो रहा है, mg लगेगा. एंड देयर विल बी एयर रेजिस्टेंस. जब मैं लेके जाऊंगा दिस फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो एयर रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे लगेगा? नीचे की तरफ, एफ ऑफ एयर. ठीक है, सो दिस ऑल फोर्सेस का वर्क डन विल रिजल्ट इनटू विट्स व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो फर्स्ट सिनेरियो में मान लो इसकी वेलोसिटी v थी, तो आगे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1 हो जाएगी. सो दिस ऑल फोर्सेस का वर्क डन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सो इस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं इन द MCQs. व्हेन विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग द MCQs न्यूमेरिकल्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. सो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक और सिनेरियो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी क्या होती है देख लेते हैं. सो सपोज देयर इज अ सिनेरियो, आइडियल सिनेरियो लेते हैं. आइडियल केस में we say that there is no conservative force, so work done by conservative force is 0. And we say there is no external force also, so work done by external force is also 0. So यहाँ से can I say work done by conservative force will be nothing but change in kinetic energy. And by potential energy का definition we also know that work done by conservative is nothing but minus change in potential energy also. So equation 1, equation 2, adding both 1 and 2, what I'll get? Change in potential energy is equal to change in kinetic energy. Yes or no? तो इसको और इलोबरेट करके हम लोग लिखते हैं. यहाँ पे मुझे आया माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो यहाँ से कैन आई राइट चेंज विल बी नथिंग बट u2 माइनस q1 इज विल बी इक्वल टू व्हाट? k2 माइनस k1. सो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, तो दिस विल बी माइनस u2 एंड माइनस माइनस विल गेट प्लस. सो ये प्लस u1 हो जाएगा एंड दिस विल बी k2 माइनस k1. सो हम क्या करते हैं, सारे 1 को एक साइड ले लेते हैं एंड सारे 2 को एक साइड ले लेते हैं. सो दिस विल बी u1 प्लस k1 इज इक्वल टू u2 प्लस k2. ध्यान से देखिए यही आ रहा है. एंड यू मस्ट नो दैट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी. यस और नो? ये हमारा डेफिनेशन होता है. टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज नथिंग बट उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी. सो यहाँ से मैं कैन आई से दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 1 विल बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 2 विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, सो ये हो जाता है हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. तो हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब होता है ये देख लेते हैं. द कंडीशन फॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है, तो ये कब आया हमारा? जब when there is no external work done by non-conservative force is 0 and there is no external force also, so work done by external force is also 0. So ये कब अप्लाई करते हैं? I'll show you one example.
फॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका विथ यू वेलोसिटी, ठीक है, तो ये जाके हाइट h अचीव इसने कर लिया। नाउ आई एम सेइंग दैट देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, कुछ नहीं है, सो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव 0 हो गया, एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑल्सो, आपने जस्ट बॉल को ऊपर फेंक दिया, ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ऑल्सो 0, so the only force which is acting is nothing but conservative. So हमें क्या करना रहेगा, we can apply the total energy conservation, that is nothing but T1 is equal to T2. So total energy at 1 क्या होगा, can you tell me? U1 plus K1 will be equal to U2 plus K2. So 1 पे हमारा potential energy is how much? 0, cause height is 0, वो surface पे है, plus kinetic energy है उसके पास, वो कितनी है, half m into u square, ठीक है, which will be equal to what? पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी होगी ऑब्जेक्ट की, m इंटू जी इंटू एच, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 हो गई, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्या हो जाएगा इसका आंसर, फिर हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू m g h। अब इस ध्यान से हम लोग एनर्जी का डेफिनेशन सुनते हैं। एनर्जी का डेफिनेशन क्या था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ईदर कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हम लोग ने पहले एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा है। तो इट सेज दैट कि आपकी जो एनर्जी है, आपने ऑब्जेक्ट को कौन सी एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी दी, तो वो काइनेटिक एनर्जी पूरे की पूरे क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में एट द हाईएस्ट पॉइंट। इस पॉइंट पे जाके रुक गया, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 थी, इसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो गई, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, एंड वी कैन सी दिस हियर ऑल्सो, ठीक है। एंड आपको यहाँ से अगर कैंसिल आउट करते तो यू विल गेट h एज नथिंग बट u स्क्वायर बाई 2g, जो कि हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको हम लोग और डिटेल में विल डिस्कस व्हेन विल बी डूइंग द एनर्जी कंजर्वेशन। एंड लास्ट एंड वन मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू टीच इज नथिंग बट वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, वर्क डन इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। कैसे देख लेते हैं। सो सपोज ये दो ब्लॉक है एक दूसरे पे रखे हुए हैं, एंड दिस बोथ द ब्लॉक्स इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन है, बोथ मूविंग टुगेदर विथ कॉमन एक्सेलरेशन AC, ठीक है। तो इसका मास स्मॉल m बोल दिया, इसका कैपिटल M मास बोल दिया मैंने। मेरे पास दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर B पे है, B पोजीशन है, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, ठीक है। सो B पोजीशन पे जो ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखेगा, उसको क्या दिख रहा है, द वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, यस और नो। उसके हिसाब से द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इटसेल्फ, कैपिटल M मूव ही नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स द स्टैटिक फ्रिक्शन उसके हिसाब से तो 0 हो गया। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी 0, क्योंकि उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, ठीक है। बट इन द नेक्स्ट सिनेरियो जो ऑब्जेक्ट A पे रहेगा उसको क्या लगा, द वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये क्यों हुआ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट हो गया। इसके हिसाब से जो A पे पोजीशन था उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्जेक्ट का हो ही रहा है, एंड देयर इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हिच इज एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यस और नो। इसके लिए कैपिटल M के लिए बैकवर्ड और स्मॉल m के लिए वी कैन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में देयर इज अ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन व्हिच इज एक्टिंग, ओके। सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, एंड यहाँ पे हम लोग विल एंड द concept we'll end the work energy theorem का concepts. We have done with all the concept that is required to solve JEE NEET का questions. Later on in the next video we'll be doing the MCQs for work and energy. So stay tuned and subscribe, like and share this video if you like it, and stay tuned for next videos, and ऐसे ही पढ़ते रहेंगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. So this is Abhishek signing off.